हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक वितान का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है जूझ। इस पाठ के लेखक आनंद यादव जी हैं। यह उनके बहुचर्चित उपन्यास का एक अंश है तथा यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास का एक अंश है। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। किशोर के पिता ने उसे 4 साल के बाद पाठशाला नहीं जाने दिया, यानी वह केवल कक्षा 4 तक स्कूल में जाता है और पढ़ता है, लेकिन चौथी कक्षा के बाद उसे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाने दिया जाता और खेती के काम में लगा दिया जाता है। किशोर को खेतों पर पानी देने और कोल्हू पर कार्य करने जैसे घर के या खेती के कार्य करने पड़ते हैं तथा पढ़ने लिखने का समय भी नहीं दिया जाता। वह दिन भर खेतों और घर के काम में जुटा रहता है। उसे पता है कि खेतों में कार्य करने से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और पढ़ लिख कर उसे एक अच्छी नौकरी मिल सकती है तथा उसका भविष्य उज्जवल बन सकता है, परंतु वह यह बात अपने दादा अर्थात पिता से नहीं कह पाता। यदि दादा को इस बात का पता लगेगा तो उसके दादा उसकी बुरी तरह से पिटाई करेंगे, यानी उसके पिता ने उसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवा दी थी और जो बच्चा है वह आगे पढ़ना चाहता है ताकि पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बन सके और एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। आखिर किशोर ने अपनी माँ के सहयोग से एक योजना बनाई। कोल्हू का कार्य उन दिनों लगभग समाप्त हो चुका था। उसकी माँ गोबर के कंडे थाप रही थी, यानी उपले बना रही थी, और किशोर अपनी माँ को पानी भर भर कर बाल्टी में दे रहा था। उसने सोचा कि इस समय उसकी माँ अकेली है तो अकेले में अपनी माँ से वह बातचीत करने की सोचता है और आखिर हौसला करके अपनी माँ से बात करता है। परंतु पढ़ने के बारे में जब उसने कहा तो उसकी माँ ने कहा कि जब भी तेरी पढ़ाई की बात चलती है तो तुम्हारे पिता बहुत बुरी तरह क्रोध में आ जाते हैं, सब पर गुस्सा करने लगते हैं। तब किशोर ने अपनी माँ से कहा कि वह दत्ताजी राव देसाई से इस बारे में बात करें, यानी बच्चा अपनी माँ को कहता है कि वह दत्ताजी राव देसाई नाम के एक व्यक्ति से इस बारे में बात करे। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका गांव में सभी आदर और सम्मान करते हैं तथा उस बालक के पिता यानी यह जो किशोर है उसके पिता भी इस दत्ताजी राव देसाई की बहुत अधिक इज्जत करते हैं और उनकी कोई भी बात कभी भी नहीं टालते। अंततः यह तय हुआ कि माँ बेटा रात को उनसे बात करने जाएंगे। माँ भी चाहती है कि उसका बेटा कम से कम 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई तो ज़रूर कर ले, इसलिए दोनों माँ बेटा रात को दत्ता राव जी के घर पर गए। दीवार के पास बैठकर माँ ने दत्ताजी राव को घर की सभी बातें बता दी कि किस प्रकार से उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई बंद करा दी गई है। उसने यह भी कहा कि उसका पति सारा दिन रखमाबाई नाम की एक महिला के पास रहता है और खेत में खुद काम करने की बजाय उसके बेटे को इस काम पर लगा रखा है, इसलिए उसने उसके पुत्र की पढ़ाई बंद करवा रखी है, जबकि उसकी स्वयं की इच्छा है कि उसका बेटा आगे पढ़े। दत्ताजी का रुख काफ़ी अनुकूल था। वो पढ़ाई लिखाई को एक आवश्यक वस्तु मानते थे। उनका यह मानना था कि हर व्यक्ति को पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए तथा हर बच्चे का यह हक है कि वह पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे और अपना जीवन संवारे। यह देखकर किशोर ने कहा कि अब जनवरी का महीना चल रहा है, यदि उसे अब पाठशाला भेज दिया गया तो वह 2 महीने अच्छी तरह पढ़कर 5वीं कक्षा पास कर लेगा। इस प्रकार उसका 1 साल बच जाएगा। किशोर के पिता के काले कारनामे के बारे में सुनकर राव जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा कि आज ही वे उसके पिता को समझा देंगे। राव ने किशोर से यह भी कहा कि जैसे ही तुम्हारे दादा घर पर आए तो उसे मेरे यहाँ पर भेज देना और उसके थोड़ी देर बाद तुम भी कोई बहाना करके मेरे पास आ जाना। माँ बेटा दोनों ने मिलकर यह भी कहा कि उनके यहाँ आने की बात उसके पिता को पता नहीं चलने पाए, वरना वो बहुत अधिक गुस्से में आएंगे। इस पर दत्ताजी राव ने कहा कि तुमसे मैं जो कुछ पूछूंगा तुम्हारे पिता के सामने तुम बिना डर के बता देना। आखिर
माँ बेटे घर लौट आए। माँ ने दादा को राव साहब के यहाँ भेज दिया। साथ में यह भी बहाना बनाया कि वह उनके यहाँ साग भाजी देने गई थी। तब उन्होंने उनके दादा को वहाँ पर बुलवाने के लिए कहा है। किशोर का दादा राव के बुलाने को अपना सम्मान समझकर तत्काल वहाँ पर पहुँच गई। यानी वो उनकी बहुत इज्जत करते थे, मान सम्मान करते थे और उनके बुलाने पर तुरंत उनके पास पहुँच गई। लगभग आधे घंटे बाद माँ ने बच्चे को यह कहकर भेज दिया कि दादा को खाने पर घर बुलाया है। दत्ता जी ने किशोर को देखकर कहा कि तू कौन सी कक्षा में पढ़ता है। इस पर किशोर ने उत्तर दिया कि पहले वह 5वीं में पढ़ता था, लेकिन अब वह पाठशाला नहीं जाता क्योंकि दादा ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया है और खेतों में पानी देने के काम पर लगा दिया है। इस प्रकार से उस किशोर ने दत्ताजी राव के सामने अपने दादा यानी पिता के बारे में सारी बातें बता दी। दादा ने रत्नाप्पा राव को अपनी सारी बात बता दी। इस पर राव साहब ने दादा को फटकारते हुए कहा कि खुद खुले सांड की तरह घूमता है और अपनी बीवी और बच्चों को खेती के काम में लगा कर रखा है। अपनी मौज मस्ती के लिए अपने बेटे को बलि क्यों चढ़ा रखा है। इसे पढ़ने लिखने का हक है। इसके बाद दत्ता जी ने किशोर से कहा, तू कल से पाठशाला जा, मास्टर को फीस दे दे, मन लगाकर पढ़, साल बचाना है। यानी अब तुम्हें केवल पढ़ाई लिखाई का कार्य करना है। यदि यह तुझे पाठशाला न जाने दे तो मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके बाद दादा ने किशोर पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह दिन भर जुआ खेलता है, कंडे बेचता है, चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, खेती और घर का काम बिल्कुल भी नहीं करता। परंतु इस प्रकार के सारे आरोप बिल्कुल झूठे थे। अंततः दत्ता जी ने दादा को संतुष्ट कर दिया और किशोर को अच्छी प्रकार से समझाया। इस पर दादा ने यह स्वीकार कर लिया कि वह अपने बेटे को पाठशाला भेजेगा और उसकी पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू हो जाएगी। परंतु दादा ने यह भी शर्त लगा दी कि वह सुबह 11 बजे तक खेत में काम करेगा और सीधा खेत से ही पाठशाला जाएगा। यही नहीं, छुट्टी के बाद वह घंटा भर पशु चराएगा। यदि खेत में अधिक काम हुआ तो कभी कभी स्कूल से छुट्टी भी उसे लेनी पड़ेगी। किशोर ने इस प्रकार की सभी शर्तें मान ली तथा अब उसे एक मौका मिल गया कि वह अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सके। किशोर पाठशाला की 5वीं कक्षा में जाकर बैठ गया। कक्षा में 2 लड़के उसकी गली के थे और बाकी सब अपरिचित थे जिन्हें वह नहीं जानता था। वे किशोर से कम उम्र के थे। वह एक बेंच के कोने में जाकर बैठ गया। कक्षा के एक शरारती बच्चे ने उसका मजाक उड़ाया। यही नहीं, उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया और छुट्टी के समय उस शरारती लड़के ने किशोर की धोती खोल दी। यह सब देखकर किशोर घबरा गया और उसका मन निराश हो गया। इस प्रकार से यदि किसी एक बच्चे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो यह स्वाभाविक ही है कि वह बच्चा असहज महसूस करेगा। इस प्रकार की घटनाएं किशोर के साथ घटी तथा उसका मन निराश हो गया। उसने अपनी माँ से कहकर बाजार से नई टोपी और चड्डी मंगवा ली, जिन्हें पहनकर वह स्कूल जाने लगा। इधर अध्यापक कक्षा के शरारती बच्चों को खूब मारते थे। इससे कक्षा का वातावरण कुछ सुधर गया, यानी बच्चों की शरारतें थोड़ी कम हुई। कक्षा का वसंत पाटिल नाम का लड़का उम्र में छोटा था, परंतु पढ़ाई लिखाई में वह बहुत होशियार था। वह स्वभाव से शांत था और घर से भी पढ़कर आता था, इसलिए शिक्षक ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। किशोर भी उसी के समान मन लगाकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे गणित उसकी समझ में आने लगा। अब वह भी वसंत पाटिल के समान बच्चों के सवाल जांचने लगा। यही नहीं, वसंत अब उसका दोस्त बन चुका था। अध्यापक खुश होकर उसे आनंदा के नाम से पुकारते थे। अध्यापक ने अपनेपन और वसंत की दोस्ती के कारण धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। यानी जब उसने अपना काम अच्छे से किया, अपना पढ़ाई का काम या जो याद करने का काम होता है उसने पूरा मन लगा के किया, तब अध्यापक ने भी उसके साथ अपनेपन का व्यवहार किया तथा वसंत नाम के एक सहपाठी की दोस्ती के कारण उसका मन, जो पहले वह निराश हो गया था बच्चों के दुर्व्यवहार के कारण,
उसको अब बदल दिया गया। उसका मन अब पढ़ाई में लगने लगा। पाठशाला में न वा सौंदगलेकर नाम के एक मराठी के अध्यापक थे। उन्हें बहुत सी मराठी और अंग्रेजी कविताएं आती थी। वे स्वर में कविताएं गाते थे और छंद लय के साथ कविता का पाठ करते थे। कभी कभी वे स्वयं भी अपनी कविता लिखते थे और कक्षा में सुनाते थे। धीरे धीरे किशोर लेखक को उनसे प्रेरणा मिलने लगी। जब भी वह खेत पर पानी लगाता या ढोर चराता, यानी जब पशुओं को चराने के लिए ले जाता, तब वह मास्टर जी के ही हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह आदि के साथ कविता का गान करता था। यही नहीं, वह स्वयं भी कविताएं लिखने लगा। अब उसे खेत का अकेलापन अच्छा लगता था। वह ऊंची आवाज़ में कविता का गान करता, अभिनय करता और कभी कभी नाचने भी लगता था। मास्टर जी को भी किशोर लेखक का कविता ज्ञान बहुत अच्छा लगा। उनके कहने पर ही किशोर लेखक ने 6ठी 7वीं के बालकों के सामने कविता का गान किया। पाठशाला के एक समारोह में उसे कविता पाठ करने का अवसर मिला। मास्टर सौंदलगेकर भी स्वयं कविता करते थे और उनके घर में कुछ कवियों के काव्य संग्रह रखे हुए थे। वे अक्सर लेखक को कवियों के संस्मरण भी सुनाते रहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि किशोर लेखक को जब यह पता चला कि कवि भी हमारे समान ही मानव हैं, यानी वो भी हमारी ही तरह व्यक्ति हैं या साधारण मनुष्य हैं और वह भी हमारे समान कविता कर सकता है, इस प्रकार से उसे प्रोत्साहन मिला। लेखक ने मास्टर जी के घर के दरवाजे पर लगी मालती की लता और उस पर लिखी कविता भी देखी थी। उसे लगा कि वह भी अपने खेतों पर, गांव के लोगों पर कविताएं लिख सकता है। इसलिए भैंस चराते समय वह पशुओं तथा जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। कभी कभी वह अपनी लिखी हुई कविता मास्टर जी को दिखा देता था। इस काम के लिए वह अपने पास एक कागज़ और पेन रखने लगा। जब भी कागज़ और पेंसिल ना होती तो वह कंकड़ से पत्थर की शिला पर या छोटी लकड़ी से भैंस की पीठ पर कविता लिख देता था। कभी कभी वह अपनी लिखी हुई कविता मास्टर जी को दिखाने के लिए उनके घर पहुंच जाता था। मास्टर जी भी उसे अच्छी कविता लिखने की प्रेरणा देने लगे और छंद, लय तथा अलंकारों का ज्ञान देने लगे। यही नहीं, वे किशोर युवक को पढ़ाने के लिए पुस्तकें भी देने लगे। धीरे धीरे मास्टर जी और किशोर लेखक में समीपता बढ़ती गई, उनके बीच में आत्मीयता बढ़ती गई और उसकी मराठी भाषा में भी सुधार होने लगा। अब किशोर लेखक को शब्द के महत्व का पता लगा और वह छंद, अलंकार, लय आदि को समझने लगा। इस प्रकार से इस पाठ में बताया गया है कि किशोर नाम के एक बालक को किस प्रकार से उसके पिता उसकी पढ़ाई बंद करा देते हैं, लेकिन उसका मन उसे प्रेरित करता है। बार बार पढ़ने के लिए वह प्रयास करता है तथा उसके स्कूल के अध्यापक एवं राव साहब के प्रोत्साहन पर वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर पाता है और एक प्रसिद्ध सफल कवि बन जाता है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए तथा पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, विद्या एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए हमें विद्या का अध्ययन करना चाहिए तथा जो भी इसे प्राप्त करना चाहता है उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ ज़रूर समझ में आ गया होगा। इस पाठ में जूझ यानी संघर्ष का वर्णन किया गया है कि किस तरह से किशोर ने अपने जो उसका दैनिक जीवन था उसके साथ संघर्ष करते हुए, जूझते हुए अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त किया और वो एक प्रसिद्ध लेखक बन गए, लेखक तथा कवि बन गए। आपको यह पाठ समझ में आया है या नहीं, इस प्रकार की जो आपके विचार हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको यह भाग अच्छा लगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।